आज हम लोग वन डी ग्राफ जनरेटर का पार्ट 2 पढ़ेंगे। हम लोग पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। पार्ट 1 में हमने पढ़ाया था कि वन डी ग्राफ जनरेटर क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या है और वो किस सिद्धांत पर काम करता है। आज हम लोग वन डी ग्राफ जनरेटर पार्ट 2 में पढ़ेंगे कि उसकी रचना क्या है और उसकी कार्यविधि क्या है और उसके उपयोग क्या है। इतने टॉपिक को वन डी ग्राफ जनरेटर पार्ट 2 में कवर किया जाएगा और आज ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम वन डी ग्राफ जनरेटर की रचना के बारे में बात करते हैं बच्चों। तो बच्चों, रचना का मतलब होता क्या है? कोई भी यंत्र जिन जिन चीजों से मिलकर बना है, अगर हम उसके बारे में एक एक करके व्याख्या कर दें तो वही उसकी रचना होती है। यानी जब भी आपसे बोला जाए कि आप रचना लिखिए तो आप कुछ मत कीजिएगा, वन डी ग्राफ जनरेटर को देखिएगा, उसके फिगर को देखिएगा और देखिएगा कि किन किन चीजों से मिलकर बना है। एक एक चीज की व्याख्या अगर आप कर देते हैं तो समझिए आपने उसकी रचना बता दी। यानी जिन चीजों से मिलकर कोई यंत्र बनता है वही उसकी रचना होती है। तो चलिए बच्चों, एक एक करके इसके एक एक हिस्से को देखते हैं जिनसे ये बना है। ओके, देखिए सबसे पहले काले वाले भाग को देखिए। यह काला वाला भाग 5 मीटर व्यास का धातु का एक खोखला गोला है। ओके, जो कि ये दो स्तंभ आपको दिख रहा है, जो कि दो स्तंभों पर टिका हुआ है। ए तथा ए डैश नाम के दो स्तंभों पर टिका हुआ और यह स्तंभ विद्युत रोधी होने चाहिए। विद्युत रोधी, ये दोनों स्तंभ विद्युत रोधी हैं। ओके, और 15 मीटर लंबे हैं बच्चों। इस स्तंभ की लंबाई जो है 15 मीटर है। एक स्तंभ 15 मीटर का है, इधर वाला भी 15 मीटर का है। तो आप लिखिएगा कि इसकी रचना में लिखिएगा कि इसमें लगभग 5 मीटर व्यास का धातु का एक खोखला गोला होता है, जो कि दो विद्युत रोधी स्तंभों पर टिका होता है, जिनका नाम यहाँ ए तथा ए डैश है। इसके बाद से आप लिखिएगा बच्चों, अब और देखिए इसमें क्या है। यहाँ देखिए दो घिरनी है, P1 तथा P2 नाम की दो घिरनियां, पुल्ली है जो नाचती है, ऐसे ऐसे नाचती है। कभी आटा चक्की में गए होंगे तो उसमें एक पुल्ली लगा होगा जो नाचती है, उस पर पट्टा लगा होगा, वैसा ही। तो P1 तथा P2 दो घिरनियां हैं और इनसे होकर एक पट्टी गुजर रही है और यह पट्टी भी विद्युत रोधी है। P1 तथा P2 दो घिरनियां हैं, इनसे होकर एक पट्टी गुजर रही है और ये पट्टी भी क्या है? विद्युत रोधी पदार्थ का बना है। या तो यह रबड़ का बना होगा या रेशम का बना होगा। तो आप लिख दीजिएगा कि P1 तथा P2 दो घिरनियां हैं और इन घिरनियों से होकर एक विद्युत रोधी पदार्थ रेशम या रबड़ का पट्टी गुजरती है। P1 वाली घिरनी को किसी अन्य मशीन, किसी मोटर से हम लोग घुमाते हैं, जिसको इस फिगर में नहीं दिखाया गया कि किस मशीन से इसको घुमाते हैं, वो इस फिगर में नहीं है। आप समझ लीजिए कि घुमाते हैं। तो लिखिएगा कि P1 जो घिरनी है उसको एक मोटर की सहायता से घुमाते हैं और इस प्रकार घुमाते हैं कि ये जो पट्टी है वो तीर की दिशा में जाए। यानी इधर वाली पट्टी ऊपर जाए और इधर वाली पट्टी नीचे आए। इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर तल। ऊपर नीचे को बोलते हैं, ये वर्टिकल है, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर तल। तो लिखिएगा कि P1 घिरनी को एक मोटर की सहायता से इस प्रकार घुमाते हैं कि हमारी जो पट्टी है वह ऊर्ध्वाधर तल में धीरे धीरे चलने लगती है। ओके, यानी अब आप लिखेंगे कि P1 तथा P2 दो घिरनियां हैं, जिनसे होकर एक विद्युत रोधी पदार्थ का या रबड़ हो या रेशम हो की पट्टी गुजरती है और P1 घिरनी को एक अन्य मोटर की सहायता से घुमाया जा रहा है और इस प्रकार घुमाया जा रहा है कि यह पट्टी ऊर्ध्वाधर तल में धीरे धीरे घूम रही है, धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रही है। इधर वाला हिस्सा ऊपर जाएगा और ऐसे करके इधर वाला हिस्सा नीचे आएगा। इस तरह से चल रहा है, ये आपको लिखना है। इसके बाद से बच्चों और क्या कुछ छूट गया? देखिए, हाँ, यहाँ पे C1 तथा C2 कुछ दिख रहा है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। लिखिएगा कि C1 तथा C2 नाम की दो धातु की कंघियां हैं। बाल में लगा के बाल झाड़ने वाला कंघी नहीं, धातु की कंघी। इसे झाड़ोगे तो समझ रहे हो ना क्या होगा, समझ ही गए होगे। धातु की कंघी, C1 तथा C2 दो धातु की कंघियां हैं, जिनमें से C1 को फुहार कंघी कहते हैं और C2 को संग्राहक कंघी कहते हैं। बच्चों, C1 को फुहार कंघी कहते हैं और C2 को संग्राहक कंघी कहते हैं। C1 जो कंघी है, जिसे फुहार कंघी कहते हैं, इसे एक उच्च विभव के बैटरी के धन सिरे से जोड़ दिया गया है ताकि यह सदैव 10,000 वोल्ट के धनात्मक विभव पर बना रहे। C1 जो कि फुहार कंघी है, इसे हमने एक उच्च विभव की बैटरी के धन सिरे से जोड़ दिया है ताकि इस पर हमेशा 10,000 वोल्ट का धन विभव बना रहे।
और C2 को सिंपली धातु के खोखले गोले से जोड़ दिया गया है। अब बच्चों इसमें एक विसर्जन नली है, इसका कार्य बाद में बताया जाएगा। इसमें जो विसर्जन नली है इसे डी से दिखाया गया है, इसमें एक विसर्जन नली भी होता है जिसे डी से दिखाया गया है। और इस पूरे के पूरे वान डी ग्राफ जनरेटर के पूरे सिस्टम को एक लोहे की टैंक, ये जो आप देख रहे हैं लोहे की टैंक है बच्चों, लोहे की टैंक से बंद कर दिया गया है, लोहे की टैंक में। अब बच्चे सोचेंगे सर इसको लोहे की टैंक में क्यों बंद किया गया? क्योंकि देखो बच्चों, जब आपको कार्य विधि पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस पे धनावेश धीरे धीरे आते चल जाता है और बढ़ते चल जाता है। तो अगर इस पे धनावेश बढ़ेगा तो हो सकता है कि अगल बगल के वातावरण में, अगल बगल के इन्वायरमेंट में, माहौल में यह धनावेश इस खोखले गोले की सतह को छोड़कर चला जाए, भाग जाए। तो यह यहां से जाए नहीं, इसके यहां से बगल के वातावरण में कहीं लीक न कर जाए, यहां से उधर न चला जाए, इसलिए इसके लीकेज को, इसके क्षरण को रोकने के लिए, इसको यही बनाए रखने के लिए, धातु के खोखले गोले के ऊपर बनाए रखने के लिए एक लोहे के टैंक में बंद कर दिया गया है सिस्टम को। वो भी ऐसे लोहे के टैंक में बंद किया गया है जिसमें कि हवा होती है, जिसका दाब 15 ATM होता है। दाब युक्त हवा भरी हुई लोहे की टैंक में बंद किया गया। दाब युक्त हवा भरी हुई लोहे के टैंक में क्यों पैक किया? लोहे के टैंक से काम नहीं चल रहा था। दाब युक्त हवा भरी हुई लोहे के टैंक में इसलिए पैक किया कि अगर उसके अंदर दाब युक्त हवा होगी तो उसके दबाव से, हवा के दबाव से ये धनावेश क्या होंगे, हमेशा धातु की सतह की ओर ढकेले जाएंगे और धातु की सतह पर रहेंगे, यहां से जाने की कोशिश नहीं करेंगे। इसलिए आप लास्ट में लिख दीजिएगा कि इस पूरे वान डी ग्राफ जनरेटर के सिस्टम को एक लोहे की टैंक में, जिसमें कि पहले से दाब युक्त हवा भरी हुई रहती है, उसमें पैक कर दिया जाता है, उसमें बंद कर देता है और लोहे की टैंक को पृथ्वीकृत कर दिया गया है। लोहे की टैंक को पृथ्वीकृत कर दिया गया, यानी अर्थिंग कर दिया गया। क्यों किया गया है? क्योंकि लोहा का टैंक एक सुचालक, अगर इसको कोई छुएगा तो हो सकता है करंट लग जाए, इसलिए इसको करंट किसी को ना लगे उससे बचाने के लिए इसको पृथ्वीकृत कर देगा कि अगर गलती से यहाँ का आवेश अगर कोई यहाँ आ जाता है इस धातु के पास तो सीधे पृथ्वी में उतर जाएगा, इस पर कोई विभव क्रिएट नहीं होगा, कोई विभव उत्पन्न नहीं होगा। और इस तरीके से जब वो पृथ्वी में चले जाएगा तो इस तरह से कोई विभव उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि यहाँ का धनावेश हो सकता है गलती से, इतना दाब युक्त हवा होने के बावजूद भी हो सकता है कि यहाँ का धनावेश यहाँ से लीक करके इस धातु के, लोहे की धातु के ऊपर चला जाए और इस पर जाएगा तो इस पर जब आवेश आने लगेगा तो इसका विभव बढ़ने लगेगा और कोई भी छुएगा तो उसको करंट लग सकता है। इसलिए चूंकि यहाँ आवेश आने का चांसेस है तो ये आवेश आए तो इसको कोई ना कोई मेथड से यहाँ से हटा दिया जाए ताकि इसका विभव ना हो और कोई इसको छुए तो करंट ना मारे। तो इसके लिए सिंपल सा लॉजिक है कि अर्थिंग कर दीजिए, यहाँ का जितना इस पर आवेश आएगा सीधे अर्थिंग के माध्यम से धरती में चला जाएगा और इस तरह से इस पर कोई भी बने रहेगा, कोई करंट लगने का चांस नहीं है। ये इसका पूरा का पूरा सिस्टम का व्याख्या है बच्चों। अब हम इसकी रचना को एक एक करके लिखेंगे। सबसे पहले इसकी बात को लिख लिया जाए, जो कि 5 मीटर व्यास का धातु का एक खोखला गोला है जो कि 2 विद्युत रोधी 15 मीटर ऊंचे खंभों पर टिका हुआ है। ओके, तो लिखेंगे इसमें लगभग 5 मीटर व्यास का धातु का खोखला गोला एस होता है जो 15 मीटर एस होता है जो 15 मीटर ऊंचे विद्युत रोधी स्तंभों पर विद्युत रोधी स्तंभों, नाम लिख दीजिए इसका ए डैश पर टिका होता है। यानी आपने इसकी और ए डैश खंभों की व्याख्या कर ली। क्या लिखा? इसमें लगभग 5 मीटर व्यास का धातु का खोखला गोला एस होता है जो 15 मीटर ऊंचे विद्युत रोधी स्तंभों ए डैश पर टिका होता है। अब गिरनी पाएंगे, गिरनी के बारे में लिखिए। इसमें P1 तथा P2 नाम की
दो घिरनियां होती हैं। अब इनसे एक पट्टा गुजर रहा है, इसके बारे में लिखिए, जिनसे होकर विद्युत रोधी पट्टी जो रबड़ या रेशम की बनी होती है, P1 तथा P2 नाम की दो घिरनियां होती हैं, जिससे होकर विद्युत रोधी पट्टी जो रबड़ या रेशम की बनी होती है, ये पट्टी गुजरती है। अब P1 नाम की घिरनी को हम लोग घुमाते हैं ताकि पट्टी ऊपर नीचे जाए ऊर्ध्वाधर तल में, ये भी लिखिए। P1 घिरनी को एक मोटर की सहायता से इस प्रकार घुमाते हैं कि पट्टी ऊर्ध्वाधर तल में तीर की दिशा में चलने लगती है। ओके, अब चलिए इतना का एक बार पढ़ के व्याख्या कर देते हैं। इसमें लगभग 5 मीटर व्यास का धातु का खोखला गोला एस होता है, जो 15 मीटर ऊंचे विद्युत स्तंभों ए डैश पर टिका होता है। देखिए 5 मीटर व्यास का धातु का खोखला गोला एस, जो कि दो विद्युत रोधी खंभों जिनकी ऊंचाई 15-15 मीटर है, उन पर क्या है, टिका हुआ है। आगे लिखा है कि इसमें P1 तथा P2 नाम की दो घिरनियां होती है। P1 तथा P2 नाम की दो घिरनियां देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा, जिससे होकर विद्युत रोधी पट्टी जो रबड़ या रेशम की बनी होती है। देखो ये इसमें एक पट्टी गुजर रही है जो या तो रेशम की बनी होगी या रबड़ की बनी होगी, गुजरती है। P1 घिरनी को एक मोटर की सहायता से घुमाते हैं। P1 घिरनी को एक मोटर की सहायता से घुमाते हैं, फिगर में दिया नहीं है उसका फिगर, उस मोटर का। इस प्रकार घुमाते हैं कि पट्टी ऊर्ध्वाधर तल में तीर की दिशा में चलने लगती है। इस प्रकार घुमाइए कि ये पट्टी जो है ऊर्ध्वाधर तल में, यानी ऊपर नीचे ऐसे 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 चलने लगे। ओके बच्चों, अब हम लोग आगे की व्याख्या करेंगे। ओके, तो चलिए इसको मिटा लेते हैं, रचना अभी और बाकी है। आगे क्या लिखेंगे बच्चों? अब कौन बचा? ये फुहार कंघी और संग्राह कंघी, कंघियां बची। अब इनके बाद नीचे इसमें दो धातु की कंघी C1 तथा C2 पाई जाती है। C1 को फुहार कंघी तथा C2 को संग्राहक कंघी कहते हैं। देखिए बच्चों, ये कंघी C1, ये C2, C1 C2 दो कंघियां हैं, लिख दिया गया है। C1 को फुहार कंघी के नाम से जानते हैं और C2 को संग्राहक कंघी। अब आगे C1 को किससे जोड़ा गया है, ये लिखेंगे हम लोग। तो C1 को धन सिरे से जोड़ा गया, उच्च विभव के धन सिरे से, ये भी लिखिए। C1 फुहार कंघी को उच्च विभव के धन सिरे से जोड़ा गया है, धन सिरे से जोड़ा गया है, ताकि C1 फुहार कंघी
10,000 वोल्ट के धन विभव पर रह सके, धन विभव पर रह सके। यानी आपने इसके बारे में क्या लिखा कि C1 जो फुहार कंघी है उसको एक उच्च विभव के धन सिरे से, उच्च विभव कोई बैटरी है जिसका विभव काफी हाई है, उसके धन सिरे से जोड़ दिया गया है, और इसलिए जोड़ा गया है ताकि C1 फुहार कंघी 10,000 वोल्ट के धन विभव पर रह सके, यानी इस पर जो विभव होगा वो धनात्मक होगा बच्चों। ओके, अब C2 के लिए, C2 को धातु के खोखले गोले से जोड़ दिया गया है, जोड़ दिया गया है। ओके, अब क्या बचे बच्चों, सब कुछ की व्याख्या कर ली, अब एक विसर्जन वाली है, इसका लिख लो, इसमें D नामक विसर्जन नलिका भी पाई जाती है। अब क्या लिखेंगे बच्चों, अब क्या बचेगा रचना में, अब रचना में बस यही बचा हुआ है, बाकी सबकी व्याख्या हो गई, घिरनियों की हो गई, P1 P2 की हो गई, धातु के खोखले गोले की हो गई, स्तंभों की हो गई जिस पे खड़ा है, आप C1 C2 फुहार कंघी की भी हो गई, और विसर्जन कर। अब बस इसके बारे में लिखना है आपको, जो कि लोहे की टैंक से बंद है। इसमें लिखेंगे पूरे 1D ग्राफ जनरेटर को एक लोहे की दाब युक्त टैंक में बंद कर दिया जाता है ताकि धातु के खोखले गोले पर से आवेश का क्षरण या नुकसान न हो। लोहे की टैंक को पृथ्वीकृत किया गया है। ओके बच्चों, अब आपने लोहे की टैंक के बारे में क्या लिखा कि पूरे 1D ग्राफ जनरेटर को हमने एक लोहे की दाब युक्त टैंक में बंद कर दिया है ताकि धातु की खोखले गोले से कोई भी आवेश का क्षरण या नुकसान न हो, और लोहे की टैंक को पृथ्वीकृत कर दिया गया है। ये हो गया इसकी पूरी रचना बच्चों। ओके, हम लोग 1D ग्राफ जनरेटर के कार्यविधि की बात करेंगे। कार्यविधि सिद्धांत पर आधारित होती है। जो सिद्धांत हमने पढ़ाया था कि नुकीले सिरों पर जब आवेश का घनत्व तो ज्यादा बढ़ जाता है तो उस नुकीले सिरों पर आवेश टिक नहीं पाता है और अगल बगल की हवाओं में बिखर जाता है, वहां का आवेश अगल बगल की वातावरण हवाओं में फैल जाता है, जिसकी वजह से हवाओं में करंट वैद्युत पवन उत्पन्न हो जाता है। उसी पर आधारित है कार्यविधि, सिद्धांत पर ही आधारित होता है कार्यविधि। तो चलिए आज इसको देख लेते हैं कैसे होता है। देखिए, आपको तो मालूम है, रचना में पढ़ के आए हैं कि C1 को एक उच्च धन विभव से क्या किया गया, कनेक्ट कर दिया गया। C1 जो फुहार कंघी है इसको एक उच्च धन विभव के सिरे से जोड़ दिया गया है। एक उच्च विभव वाली बैटरी ली गई है जिसके धन सिरे से इसको जोड़ा गया है, तो इस पर धनावेश आ जाएगा, उस धन सिरे से, बैटरी के धन सिरे से धनावेश आ जाएगा। और चूंकि यह कंघी है बच्चों, ये कंघी है, ऐसे कंघी है, तो ये सबसे यहाँ पर प्लस आते 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 यहाँ पे प्लस आएगा सबसे लास्ट सिरा पर, और यह जो प्लस आएगा तो यहाँ पर कंघी का सबसे बाहरी सिरा, सबसे ये वाला सिरा काफी नुकीला होता है, काफी पतला होता है। तो यहाँ पर जब यहाँ धनावेश आएगा तो क्या होगा, बैटरी तो यहाँ से धनावेश दे रही होगी, तो यहाँ पर धनावेश आएगा, बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। एक समय आएगा कि यहाँ का आवेश घनत्व, इस नुकीले सिरे का आवेश घनत्व तो काफी बढ़ जाएगा, और इस फुहार कंघी के नुकीले सिरे का जैसे ही आवेश घनत्व बढ़ेगा, जितने भी इसके, ये भी नुकीला सिरा, ये भी नुकीला सिरा, तो जितने भी नुकीले सिरे सब पे इसका जब आवेश घनत्व बढ़ेगा तो क्या होगा, अगल बगल के हवाओं में यहाँ से धनावेश निकल कर जाने लगा, यानी यहाँ से धनावेश यहाँ आ जाएगा, अगल बगल के हवाओं में आ जाएगा ऐसे। ओके, तो अब क्या होगा, देखो यहाँ पर
आवेश घनत्व बढ़ने की वजह से C1 फुहार कंघी पर आवेश का घनत्व बढ़ने की वजह से, और धनावेशी क्यों है क्योंकि धन टर्मिनल के बैटरी से जुड़े इसलिए धनावेश आया। बढ़ने की वजह से क्या होगा, ये धन आवेश अगल बगल की माध्यम में क्या होने लगा, हवाओं में जाकर मिलने लगा, वहां जाने लगा। ओके, तो अब ये इसके सामने कंघी के सामने कौन है, वही पट्टी है जो रेशम या रबड़ की बनी थी, पुल्ली के ऊपर पट्टी है। तो पट्टी के और इस फुहार कंघी के बीच में हवा, इन हवाओं पर कौन है, इन हवाओं पर धनावेश आ गया है कि नहीं आ गया, आ गया है। अब इन पर धनावेश आ गया है, यानी पट्टी के आसपास की पूरी हवाओं में धनावेश भरा हुआ है, धन आवेश भरा हुआ है। कैसे भरा हुआ आप समझ गए हैं, कैसे भरा है, क्योंकि C1 फुहार कंघी पर जो उच्च विभव के धन सिरे से जोड़ा गया है, उस पर जब यह बैटरी अपने धनावेश को उस फुहार कंघी पर जब ट्रांसफर करती है, स्थानांतरित करती है, तो C1 फुहार कंघी की सबसे अंतिम सिरा जो कि काफी नुकीला होता है, कंघी का कोई भी अंतिम सिरा नुकीला होता है, नुकीला होने के कारण वहां पे आवेश घनत्व तो बढ़ जाता है। पृष्ठीय आवेश घनत्व बढ़ने की वजह से क्या होगा, यहाँ का आवेश अगल बगल के माध्यम जाने लगा, और आगे पट्टी था, पट्टी के सामने की हवाएं क्या हो जाती हैं, धनावेशित हो जाती हैं, और पट्टी के सामने की जब हवाएं धनावेशित हो जाती हैं, तो अब ये पट्टी रुका थोड़े। आपको रचना में क्या पढ़ाया था कि नीचे वाली ये जो P1 गिरनी है, इसको एक मोटर के साथ ऐसे नचा रहे हैं कि यह पट्टी ऊपर जा रही है। तो यहाँ की हवाएं जो कि धनावेशित है, ये धीरे धीरे ऊपर जाएंगी, इन धनावेश धीरे धीरे ऊपर बढ़ने लगेगा, पट्टी की सहायता से ऊपर बढ़ने लगेगा, ऊपर बढ़ने लगेगा। एक समय आएगा कि इस पट्टी की सहायता से धनावेश कहाँ पहुंच जाएगा, C2 कंघी के पास, C2 कंघी के पास पहुंच जाएगा, इसको ऊपर नहीं पहुंच जाएगा, इसके सामने पहुंच जाएगा। और बताओ किसी धातु चालक सुचालक के सामने अगर धनावेश हो तो प्रेरण क्या सिखाता है, प्रेरण कहता है दूर से प्रभाव डालना। तो अब क्या होगा कि इस C2 कंघी के सामने वाली पट्टी के ऊपर धनावेश तो आ चुका है नीचे से चलते हुए, अब क्या होगा कि यह C2 कंघी जो है जो कि धातु की बनी है, इस पर प्रेरण होगा, ये धनावेश इसके ऊपर नहीं चल जाएगा बल्कि प्रेरण होगा। प्रेरण क्या करता है कि दूर से उल्टा आवेश उत्पन्न कर देता है। तो यह धन जो कि C2 कंघी के सामने आ चुका है पट्टी की सहायता से, अब यह धनावेश क्या करेगा, C2 कंघी के ऊपर ऋणावेश को क्या कर देगा, प्रेरित कर देगा। यानी इस धनावेश की वजह से C2 कंघी पर ऋणावेश आ जाएंगे बच्चों, क्या आ जाएंगे, ऋणावेश। यानी अब इस C2 कंघी पर ऋणावेश आ गया हो प्रेरण से, ओके, क्योंकि धनावेश जब भी प्रेरित करेगा किसी चालक को सुचालक को तो उस पर ऋणावेश देगा। अब यह आवेश इस क्योंकि खोखले गोले से जुड़ा हुआ है, यह C2 कंघी आपको रचना में पढ़ाया था कि खोखले गोले से C2 कंघी जुड़ी हुई है। तो खोखले गोले से अगर C2 कंघी जुड़ी हुई है तो इस पर अगर ऋणावेश आएगा तो खोखले गोले भी तो धातु है, चालक है, सुचालक है, इस पर भी तो प्रेरण होगा। लेकिन इस पर प्रेरण कौन करेगा, C2 करेगा, संग्राहक कंघी करेगी। तो संग्राहक कंघी C2 के ऊपर कौन है, ऋणावेश। अब ये ऋणावेश इस पर कौन उत्पन्न कर देगा, तो ऋणावेश इस पर धनावेश उत्पन्न कर देगा। आया समझ में, यही है, ये ऋणावेश इस धातु के खोखले गोले की सतह के ऊपर प्रेरण विधि द्वारा ऋणावेश इस पर धनावेश उत्पन्न कर देगा। ओके, अब धीरे धीरे नीचे से जब प्लस ऊपर आएगा तो यहाँ पे ऋणावेश भी तो प्रेरण से बढ़ते चल जाएगा, बढ़ते चल जाएगा, यहाँ ऋणावेश बढ़ेगा, और इसकी वजह से यहाँ प्रेरण होता है, यहाँ धनावेश बढ़ेगा। और जब यहाँ ऋणावेश बढ़ने लगेगा तो एक समय आएगा, ये भी कंघी, इसका भी नुकीला सिरा है, तो एक समय आएगा क्या होगा कि इसके भी पृष्ठ घनत्व तो बढ़ जाएंगे, आवेशीय पृष्ठ घनत्व तो बढ़ जाएंगे। तो ऋणावेश भी अब इस पर टिकेगा नहीं बल्कि हवाओं में विसर्जित होने लगेगा। तो जैसे ही ऋणावेश C2 कंघी के हवाओं में विसर्जित होने लगेगा तो जो धनावेश C1 कंघी की वजह से पट्टी के साथ ऊपर आया है उसमें जब ऋणावेश जाएगा तो धन और ऋण एक दूसरे को क्या कर देगा, उदासीन कर देगा। इसलिए जब यह पट्टी P2 घिरनी से इधर की तरफ जाएगी तो इधर की तरफ जाएगी तो आवेश रहेगा, नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि नीचे से जो धनावेश आया है वह C2 पर पृष्ठीय आवेश घनत्व बढ़ने की वजह से इसके जो ऋणावेश है वो भी तो हवाओं में आएंगे, क्योंकि जब भी किसी चीज पर नुकीले सिरे पर पृष्ठीय आवेश घनत्व बढ़ता है तो वह आवेश को रोक नहीं पाता, अगल बगल के माध्यम में डाल देता है। तो C2 भी तो ऋणावेशों को अगल बगल के माध्यम में हवाओं में डाल देगा, यहाँ आ जाएगा माइनस और यहाँ नीचे से आ रहा है प्लस, प्लस माइनस एक दूसरे को उदासीन कर देगा। अब ये पट्टी इधर जाएगी तो क्या होगा, ये पट्टी इधर जाएगी तो इधर उदासीन रहेगा, इधर पट्टी पर कोई आवेश नहीं आने वाला है। ओके बच्चों, फिर ये पट्टी घूमते घूमते फिर यहाँ आएगी C1 के पास, C1 के पास आएगी, फिर वही प्रोसेस होगा, यहाँ से धनावेश पृष्ठीय घनत्व तो अधिक होने के कारण यहाँ पे हवाओं में आ जाएगा, पट्टी पर आ जाएगा, पट्टी से फिर ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो फिर प्रेरण करेगा, प्रेरण करेगा तो C2 पर माइनस आएगा, और C2 पर माइनस आएगा तो C2 किसको प्रेरित करेगी, धातु के खोखले गोले को, और C2 जो धातु के खोखले गोले को प्रेरित करेगी तो इस पर प्लस आएगा, इस पर प्लस बढ़ता चलेगा, लेकिन फिर इसका पृष्ठीय घनत्व तो बढ़ेगा आवेश का, तो यह माइनस अपना त्याग देगा और प्लस माइनस फिर उदासीन हो जाएगा, फिर पट्टी आएगी और यही प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी। तो यह धन ऋण तो खत्म हो जाएगा, लेकिन इसकी वजह से जो प्रेरण हो रहा है धनावेश, इसकी वजह से C2 कंघी पर जो ऋणावेश है उसकी वजह से जो धातु के खोखले गोले पर धनावेश प्रेरित हो रहा है वो तो कहीं नहीं जा रहा है,
इसलिए लगातार जितनी बार पट्टी घूमेगी उतनी बार यह C2 इस धातु के खोखले गोले पर प्रेरण विधि अपनाएगी और इस पर धनावेशों को प्रेरित करेगी। इस पर धनावेश बढ़ते चले जाएंगे और लगातार इसी तरीके से जितनी बार पहिया घूमती है इस पर धनावेशों की मात्रा बढ़ती चली जाती है और धनावेशों की मात्रा बढ़ते 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 जब आवेश बढ़ते तो विभव भी बढ़ता है। एक समय आता है कि इसका विभव 10 लाख वोल्ट हो जाता है बच्चों, 10 लाख वोल्ट हो जाता है। यही इसकी कार्यविधि। अब हम लोग अपने इस कार्यविधि को जो कि समझ चुके हैं इसको अब लिख के देखेंगे कैसे लिखेंगे। ओके, C1 फुहार कंघी पर आवेशीय पृष्ठ घनत्व आवेशीय पृष्ठ घनत्व बढ़ने के कारण फुहार कंघी से धनावेश सामने वाली हवाओं में चली जाती है। यानी जैसे ही C1 फुहार कंघी पर आवेश का पृष्ठ घनत्व तो बढ़ेगा तो यहां से धीरे धीरे अब क्या होगा, आवेश इस पे टिकेगा नहीं, वो सामने वाली हवा में चली जाएगी। ये धनावेशित हवाएं पट्टी के माध्यम से ऊपर की ओर जाने लगती है। आपको तो पढ़ाया था कि P1 घूमता रहता है और ये पट्टी चलती रहती है। सामने वाली हवा पर जैसे धनावेश आएगा तो ये पट्टी ऊपर की ओर जाएगी तो ये हवाएं भी अपने साथ ऊपर ले जाएगी। तो ये धनावेशित हवाएं पट्टी के माध्यम से ऊपर की ओर जाने लगती है। जब यह धनावेशित वैद्युत पवन C2 संग्राहक कंघी के सामने पहुंचता है तो उस पर ऋणावेश प्रेरित कर देता है। देखिए, जब यह धनावेशित पवन पट्टी की सहायता से C2 संग्राहक कंघी के सामने पहुंचेगा तो इस पर प्रेरण करेगा और प्रेरण करेगा तो क्या पैदा करेगा, ऋणावेश पैदा करेगा। यानी C2 फुहार कंघी C2 संग्राहक कंघी पर कौन आ जाएगा, ऋणावेश। ओके, प्रेरण के माध्यम से C2 कंघी के ऋणावेश की वजह से धातु के खोखले गोले पर धनावेश प्रेरित हो जाता है। अब देखिए, यह धनावेश यहां आया था पट्टी की सहायता से, इसकी वजह से C2 संग्राहक कंघी पर प्रेरण हुआ तो ऋणावेश आया और C2 संग्राहक कंघी के ऋणावेश ने किसको प्रेरित किया, धातु के खोखले गोले की सतह पर प्रेरण किया। तो इसकी वजह से यह माइनस किसको प्रेरित कर सकता है, हमेशा उल्टा प्रेरण होता है, तो माइनस किसको प्रेरित कर दिया, धनावेश को। तो लिखा ना, C2 कंघी के ऋणावेश की वजह से धातु के खोखले गोले पर धनावेश प्रेरित हो जाता है, यानी इस पर धनावेश आ गया। जब संग्राहक कंघी C2 पर आवेशीय पृष्ठ घनत्व तो बढ़ता है तो इसके ऋणावेश
हवाओं में आने लगते हैं तथा हवाओं के धन आवेश को उदासीन कर देते हैं। अब देखिए C2 पर धीरे धीरे इन धनावेशों के आने की वजह से ज्यादा से ज्यादा प्रेरण होगा, तो इस पर भी माइनस आवेश ऋणावेश बढ़ते चले जाएंगे और ये ऋणावेश बढ़ेंगे तो धीरे धीरे संग्राहक कंघी C2 पर भी आवेशीय पृष्ठ घनत्व तो बढ़ जाएगा क्योंकि इस भी न्यूक्लियस ही रहे। तो अब क्या होगा, ये भी तो अपनी ऋणावेशों को हवाओं में क्या करेगा, हवाओं में छोड़ने लगेगा। तो हवाओं में पहले से धन है, अब ऋण आने लगेगा, तो धन ऋण को क्या कर देगा, उदासीन कर देगा। इस प्रकार P2 के दूसरी तरफ की पट्टी हमेशा उदासीन रहती है। अब ये पट्टी जब इधर आएगी तो इस पर कोई आवेश होगा नहीं होगा क्योंकि धन और ऋण ने एक दूसरे को काट दिया, अब इधर नहीं होगा। फिर पट्टी C1 के सामने से धनावेश को ऊपर ले जाती है तथा संग्राहक कंघी पर पुनः प्रेरण होता है। ओके, फिर यह पट्टी नीचे आई, नीचे से फिर ऊपर गई, तो ऊपर जब जाएगी तो फिर धनावेशों को ऊपर ले जाएगी और फिर इन धनावेशों की वजह से राइट अब C2 संग्राहक कंघी पर पुनः प्रेरण की प्रक्रिया होगी। ओके, उतार लीजिए इतना। एवं संग्राहक कंघी की वजह से धातु के खोखले गोले पर प्रेरण होगा। यह प्रक्रिया चलती रहेगी इस प्रकार धातु के खोखले गोले पर धनावेश बढ़ता रहेगा एवं उच्च विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। देखिए अब फिर C1 यहाँ आया, C1 से धनावेश ऊपर गया, C2 पर क्या किया उसने, ऋणावेश को प्रेरण किया और फिर संग्राहक कंघी की वजह से धातु के खोखले गोले पर फिर धनावेश प्रेरण होगा और यह प्रक्रिया लगातार जब जब पट्टी घूमेगी चलती रहेगी। इस तरह से धातु के खोखले गोले का धनावेश बढ़ता रहेगा और एक समय आएगा कि इस पर उच्च विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। ये जितनी बार चलेगा उतनी बार इस पर धनावेश बढ़ेगा और विभवांतर बढ़ता चला जाएगा। ये है इसकी कार्यविधि बच्चों। अब हम लोग इसका उपयोग देखेंगे। ओके, इसका पहला उपयोग यह है कि आप तो जानते हैं कि यह उच्च विभवांतर पैदा करता है, तो आप इसका पहला उपयोग ये डाल दीजिएगा कि जहां हमको उच्च विभवांतर उच्च विभव की जरूरत है वहां पर इसका उपयोग किया जा सकता है। यानी पहला उपयोग ये है कि उच्च विभवांतर उत्पन्न करने में, उच्च विभवांतर उत्पन्न करने में, ये पहला उपयोग है इसका। यानी जब भी आपको उच्च विभवांतर चाहिए तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं इस जनरेटर का, क्योंकि यह उच्च विभवांतर पैदा कर सकता है। दूसरा उपयोग क्या है इसका, तो देखिए आप तो जानते होंगे कि रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में हीलियम अल्फा कण हीलियम 2+ से वार किया गया था सोने के पत्थर पर और काफी तेजी से हीलियम 2+ को मारा गया था। तो कोई भी आवेश बहुत तेज गति को कब प्राप्त करता है,
जब उसका त्वरण ज्यादा मिले। और किसी आवेश को त्वरित करने के लिए क्या होता है, उसको हाई वोल्टेज चाहिए। जब किसी आवेश को ज्यादा से ज्यादा विभव देते हैं, विभवांतर देते हैं, तो वह ज्यादा से ज्यादा गति प्राप्त करता है। तो जो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में हीलियम यानी हीलियम प्लस अल्फा कण से वार किया गया था, तो अल्फा कणों को उतनी तेज गति कहाँ से मिली थी? उच्च विभव जब देते हैं किसी भी आवेश को तो उसको उच्च गति मिलती है, वो बहुत तेज गति से जाता है, तो उसको उच्च गति उच्च विभव से मिला होगा। और वह उच्च विभव कौन दिया होगा? वान डी ग्राफ जनरेटर। यानी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण इत्यादि को उच्च गति में लाने में, उसको उच्च गति प्रदान करने में इस जनरेटर का उपयोग किया जाता है, क्योंकि वह उसको उच्च त्वरण दे सकता है, जिसकी वजह से उसकी गति उच्च हो सकती है। यानी इस जनरेटर का दूसरा उपयोग यह है कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आपको इलेक्ट्रॉन, आपको अल्फा कण इत्यादि का आप उच्च त्वरण कर सकते हैं इस जनरेटर की मदद से, ताकि उसका गति उच्च हो जाए। तो दूसरा अल्फा कण, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को उच्च त्वरण प्रदान करने के लिए, देखो ये सब आवेशित कण है। आवेशित कणों को उच्च त्वरण जब देंगे तो उसकी गति उच्च हो जाती है, यानी उसकी गति बढ़ जाती है, काफी तेज हो जाती है। और उच्च त्वरण कौन दे सकता है? जब उसको उच्च विभव दिया जाए। तो उच्च विभव दे सकता है कि नहीं? यानी किसी आवेशित कणों को उच्च त्वरण देना है तो उसको उच्च विभव चाहिए। उच्च विभव कौन देगा? वान डी ग्राफ जनरेटर। यानी किसी भी आवेशित कण, अल्फा कण हो, प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन हो, उसको अगर उच्च त्वरण देना है तो वान डी ग्राफ जनरेटर की मदद लेनी पड़ती है। ओके, रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में भी यही हुआ था। ओके, तो आप समझ सकते हैं इसका उपयोग। तीसरा उपयोग नाभिकीय भौतिकी के अध्ययन में, नाभिकीय भौतिकी के अध्ययन में। अब आप सोचेंगे कि सर नाभिकीय भौतिकी के अध्ययन में इसका क्या उपयोग है? नाभिकीय भौतिकी का अध्ययन में सबसे पहले आपको बॉम्बार्डमेंट करना पड़ता है, यानी नाभिक पर बहुत तेज गति से किसी कण से प्रहार करना पड़ता है। तो किसी भी आवेशित कण को तेज गति देने के लिए क्या चाहिए? उच्च विभव चाहिए। और उच्च विभव ये दे सकता है कि नहीं? इसलिए नाभिकीय भौतिकी को जानने के लिए उसके नाभिक पर बहुत तेज गति से किसी कण से प्रहार करना, आवेशित कण से मान लीजिए प्रहार करना हमको, और उस आवेशित कण को तेज गति कौन दे सकता है? यह जनरेटर दे सकता है। तो नाभिकीय भौतिकी के अध्ययन में कारगर हुआ कि नहीं? तो ये तीन इसके उपयोग है कि उच्च विभवांतर अगर उत्पन्न करना है, यानी उच्च विभव चाहिए, तब जाइए। अल्फा कण, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यानी कोई भी आवेशित कणों को उच्च त्वरण देना है जिसके से उसकी गति बढ़ जाए, तब जाइए। ओके, क्योंकि उच्च विभव इसको उच्च त्वरण देगा जिससे उसकी गति बढ़ जाएगी। और नाभिकीय भौतिकी का अध्ययन जो कि अभी समझ गया, क्योंकि नाभिकीय भौतिकी को पढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए? उस पर किसी न किसी कण से प्रहार किया जाता है नाभिक पर, तब उसके बारे में हमको कुछ जानकारी हासिल होती है। तो उसको बहुत तेज गति से अगर प्रहार करना है किसी कण से, तो उस तेज गति को कौन दे सकता है? वान डी ग्राफ जनरेटर। इसलिए नाभिकीय भौतिकी के अध्ययन में भी इसका उपयोग होता है। अब इसके दोष क्या है? दोष नंबर फर्स्ट, यह जनरेटर काफी बड़ा है, साइज में काफी बड़ा है, इसलिए इसको यहां से वहां ले जाना बच्चों का गेम नहीं है। आप अगर चाहें, अगर मान लीजिए आपका मोबाइल ही काफी बड़ा होता तो घर पे ही रखते हैं, कभी आप मार्केट में लेकर आते नहीं, तो उसका दोष होता कि नहीं होता कि आप जब चाहे जहां चाहे वहां नहीं ले जा सकते, क्योंकि मोबाइल आपका काफी बड़ा है। उसी तरह से जनरेटर की साइज काफी बड़ी है, इसलिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में इससे असुविधा होती है। यानी पहला दोष है, इसको एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करने में असुविधा होती है। कोई पूछेगा क्यों? क्योंकि ये काफी बड़ा है। दूसरा दोष क्या है? यह बहुत उच्च विभव पैदा करता है। तो उच्च विभव की चीजों को अगर कोई छू लेगा तो मर जाएगा कि नहीं? यानी उच्च विभव होने की वजह से ये खतरनाक है। ओके, यह इसका दूसरा दोष है। उच्च विभव के कारण खतरनाक है। ये हो गया बच्चों इसका दोष। ओके, अब मुझे लगता है इसकी कहानी स्टॉप हो गई। आप समझ गए होंगे, अच्छे से इसको उतार लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, सब्सक्राइब माय चैनल।